इस भव्य स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, विष्णु को समर्पित यह स्तंभ 9 मंजिला है, जिसकी प्रत्येक मंजिल के सामने खुला हुआ छज्जा है। स्तंभ के ऊपरी तल तक जाने के लिए अंदर से सोपान बने हुए हैं। सबसे ऊपरी तल पर स्थित शिलालेखों में चित्तौड़ के शासक हम्मीर, चित्तौड़ के शासक कौन थे उस टाइम? हम्मीर से राणा कुंभा तक, मतलब हम्मीर से राणा कुंभा तक के शासकों तक वंशावली उत्कीर्ण है, मतलब वंशावली उस पर अंकित है। संपूर्ण स्तंभ वास्तुशिल्प से बना हुआ, वास्तुशास्त्र आजकल बोलते उसी से बना हुआ है, जिसमें देवी देवताओं, ऋतुओं, शास्त्रों, वाद्य यंत्रों, देवताओं उत्कीर्ण है, उस पर अंकित है। ठीक है, देवी देवताओं के नाम भी उत्कीर्ण किए हुए हैं। 5वीं मंजिल पर स्तंभ के वास्तुकार जैत एवं उनके 3 पुत्र नापा, पुंजा और पौना। देखो, ये इसके वास्तुकार थे। अभी हमने यहाँ पढ़ा था किसके शिल्पी कौन कौन थे? जैता, नापा, पुंजा और पौमा, ये पढ़े थे। अब इन्हीं का ही नाम, टोटल कितनी मंजिल है? टोटल मंजिल है इसकी 9, लेकिन जो 5वीं मंजिल है उस पर इसके शिल्पी जैत, नापा, पुंजा और पौना के नाम उत्कीर्ण है, लिखे हुए हैं। ठीक है, इसकी 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह का नाम भी अल्लाह लिखा हुआ है, मीन्स। ठीक है, ये तो था। अब चलते हैं कीर्ति स्तंभ पर। ठीक है, निर्माण जीजा शाह द्वारा करवाया गया था। इसकी ऊंचाई 75 फीट है। ठीक है, मंजिलें हैं, अरे ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब मंजिलें तो 6 से 7 और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, समर्पित है आदिनाथ जी को और मंजिलें हैं 6 से 7। शिल्पी अत्रि व महेश है। यहाँ पर शिल्पी कौन थे? जैत, नापा, पुंजा और पौना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर शिल्पी कौन है? अत्रि व महेश। यह जैनों को समर्पित है। ठीक है, अब इसका ये पढ़ते हैं शिलालेख। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित इस भव्य स्तंभ का निर्माण बघेरवा संप्रदाय के श्रेष्ठ जीजा एवं पुण्य सिंह ने विक्रम संवत 1357 ईस्वी में करवाया था, मतलब 1301 ईस्वी में करवाया था। 24.5 मीटर ऊंचा, 6 मंजिला। ये था 9 मंजिला, अब ये वाला है 6 मंजिला। ठीक है, 6 मंजिला स्तंभ चौकोर जगती पर स्थित है। इसमें ऊपरी मंजिल पर तक जाने के लिए सोपान बने हुए हैं, मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर तक जाने के लिए, जहाँ 12 स्तंभों पर आधारित एक मंडप भी बना हुआ है। निचले तल के बाह्य भाग के चारों दिशाओं में उत्कीर्ण तीर्थकरों की मूर्तियाँ हैं। ऊपरी मंजिलों पर सैकड़ों मानव आकृतियों से घिरा हुआ चीज़ें अलंकृत है। इसके समीप ही ऊंची जगती पर स्थित 14वीं शती में निर्मित जैन मंदिर भी है, इसीलिए ये जैनों को समर्पित भी है, जो कि योजना के गर्भगृह तथा मंडप युक्त है। मंदिर का बाह्य भाग मूर्तियों से अलंकृत है, मतलब बाहर मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा है। इसमें बन भी है द्वारा बनवाया तुलजा भवानी जी का मंदिर भी है। ठीक है, शतबीज मंदिर भी है जैन मंदिर, जिसमें 27 देवरियाँ बनी हुई हैं। सम्मेश्वर मंदिर, इसमें त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर है। निर्माण किसने कराया था? राजा भोज ने करवाया था इस मंदिर का, और पुनर्निर्माण राणा मोकल द्वारा करा गया था। इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि राणा मोकल ने इसका निर्माण कराया था, इसलिए इसे बोला जाता है। कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर भी है यहाँ पर, कुंभ श्याम मंदिर भी है, बाण माता का मंदिर, एक काली माता का मंदिर भी है, श्रृंगार चौरी भी है। इसी दुर्ग में बने हुए हैं ये सारे मंदिर। ठीक है, मंदिर काफ़ी है इसमें। इसके अलावा इस दुर्ग में नौलखा महल, गोरा बादल महल, लाखोटा बारी, रानी पद्मिनी महल, पद्मिनी कुंड, रत्नेश्वर कुंड आदि प्रमुख है। मतलब इस दुर्ग के अंदर ये सारे चीज़ें, ये तो मंदिर बने हुए हैं और ये महल बने हुए हैं, बादल महल, नौलखा महल, ये इस तरह के बने हुए हैं महल, और ये मंदिर बने हुए हैं। तो ये है हमारा रणथंबोर। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है।
तब हमारा ये वाला पूरा हुआ। साके मैंने आपको बताया था केसरिया, जहाँ पर केसरिया भी हो और जौहर भी हो। जौहर तो लेडीज़ करती है और केसरिया पुरुष करते हैं। तो केसरिया और जौहर जहाँ दोनों हो वहाँ क्या बोले जाते हैं, साका बोला जाता है। एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर 2.5 साका हुआ था, मतलब केसरिया हो गया था, मतलब ऐसे कई ऐसी भी जगह है जहाँ पर साका हो, हाँ मतलब साके में केसरिया केसरिया हो गया, जौहर नहीं हुआ, किसी में जौहर जोर हो गया, साके मतलब इस तरह के साका जो होता है वो केसरिया प्लस जौहर दोनों को बोला जाता है साका। ठीक है। आकार इसका पूछा जा सकता है व्हेल मछली के समान। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसमें जो पूछे जा सकते हैं प्रवेश द्वार। इसमें ये 7 प्रवेश द्वार पूछे जा सकते हैं। ये जो प्रवेश द्वार है ये ज़्यादातर सभी में सेम सेम से ही चलेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे इनमें, तो भाई याद भी नहीं कर सकते। वैसे तो अगर देखी जाए तो सारे ही दुर्गों में है ये कि भाई उनके पोल कौन कौन से थे। तो मेन जो है दुर्ग वो चित्तौड़ का यही दुर्ग है। इसके पोल अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनते वो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके तो 100% आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, आसान से हैं। 3-4 तो भगवान जी के नाम पर ही ये है। देखो, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, भैरव पोल, गणेश पोल। 5 तो भगवान जी के नाम पर ही हो गए। बचे हैं 2, जोड़ला पोल और पाडन पोल। बस ये आपको ये 2 याद करने हैं। ये वाले तो भगवान जी के नाम पर ये इजीली याद हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपको। काफ़ी ज़्यादा इजी है ये। ठीक है, ये भी याद कर लेना। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले दुर्ग कौन कौन से हैं, और ऑप्शन दे देंगे या फिर इनमें से कौन से हैं। तो ये चीकू, गाजर, आम, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर और रा से रणथंभौर और आम से आम है। ठीक है, पारिक और पारिक दुर्ग में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसके पीछे खा आ जाए मतलब खाई है उसके चारों ओर गहरी, और उसके अलावा पारिद है वो तो दीवार है, परकोटा या फिर दीवार बनी हुई है। ठीक है, ये दुर्गों के प्रकार थे कौटिल्य के अनुसार 4 और शुक्र नीति के अनुसार 9। अब जो कौटिल्य के अनुसार जो 4 थे इसमें दुर्ग, पार्वत या फिर गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, वही सेम टू सेम इसमें भी है चारों, लेकिन इसमें और भी इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, शुक्र नीति के अनुसार। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और आगे नए दुर्ग की वीडियो के साथ। थैंक यू।